मानचित्र का जरूरत होगा वहां पर हम आपको मानचित्र से भी अवगत करवाएंगे। तो पहला सेशन आज हम लोग मानचित्र से ही शुरुआत करने जा रहे हैं, मानचित्र की ही छोटी छोटी बातों से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भारत की स्थिति का अवलोकन हम लोग करेंगे। भारत कहां है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, कर्क रेखा क्या है, भारतीय मानक समय रेखा क्या है, भारतीय मानक समय रेखा के पूरब में कौन कौन राज्य है, पश्चिम में कौन कौन राज्य है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन से भारतीय राज्य है, कर्क रेखा के दक्षिण में कौन से भारतीय राज्य है। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज जो हम पढ़ाएंगे यही सब टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सिलेबस के विषय में बताते हैं। सिलेबस कल का सेशन अगर आप किए होंगे तो कल के सेशन में हम आपको बताए थे अगर कोई समुद्र पार करना है तो समुद्र की गहराई हमें मालूम होनी चाहिए, और अगर समुद्र की गहराई हमें मालूम है तो हम समुद्र पार कर सकते हैं आसानी से। अगर गहराई मालूम नहीं है तो हम समुद्र पार आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो गहराई मालूम इन द सेंस की हमें सिलेबस जानना है, सिलेबस जानना है। भारत का भूगोल, जो भारत का भूगोल है इसमें 14 से 15 चैप्टर है, 14 से 15 चैप्टर है। पहला चैप्टर होता है भारत एक परिचय। इस पहला चैप्टर में भारत के विषय में सामान्य सी बातें हमें जाननी है, और सामान्य सी बातें हमें जाननी है मतलब भारत वैश्विक दृष्टिकोण से कहां है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत किन देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, भारत किन देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा क्या है, भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल क्या है, भारत का अनन्य क्षेत्रमंडल क्या है, भारत उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, पूरब से पश्चिम में कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की जनसंख्या कितनी है, विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य कौन है, सबसे छोटे राज्य कौन है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। पहला चैप्टर में हमें यही देखना होता है, भारत एक परिचय, इसमें छोटी छोटी चीजों को देखना होता है। फिर हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोगों का जो दूसरा चैप्टर होता है, दूसरा चैप्टर होता है हिमालय पर्वत तथा भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के अलावे भारत में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। भारत के भीतर जो आपको हिमालय पर्वत तथा अन्य पर्वत श्रेणियां हैं, उन पर्वत श्रेणियों के विषय में दूसरा चैप्टर में पढ़ना होता है। फिर तीसरा चैप्टर में हम लोग भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं। भारत के अपवाह तंत्र मतलब भारत के नदी को पढ़ते हैं। भारत के नदी को पढ़ते हैं मतलब नदी तथा नदी से संबंधित हर चीज को पढ़ते हैं। भारत की नदी से संबंधित नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर है, बहुउद्देशीय परियोजना है, झील है, जलप्रपात है, ये सब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत की नदियों को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय की नदियों में गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र को पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को पढ़ते हैं। बहुत बड़ा सेगमेंट है भारत के अपवाह तंत्र। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तब फिर हम लोग भारत की जलवायु को पढ़ते हैं, भारत की कृषि को पढ़ते हैं, भारत की मिट्टी को पढ़ते हैं, फिर भारत के परिवहन व्यवस्था को पढ़ते हैं, भारत के उद्योग व्यवस्था को पढ़ते हैं, फिर भारत की जनसंख्या को पढ़ते हैं। तो ये तमाम चैप्टर हमें इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ने हैं, तो गौर फरमाइएगा। भारत के विषय में सामान्य परिचय, हिमालय पर्वत तथा अन्य पर्वत श्रेणियां, भारत के अपवाह तंत्र यानी नदियां, भारत की जलवायु, भारत की कृषि, भारत की मिट्टी, भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत के उद्योग, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, भारत की जनजाति, भारत की जनजाति, इन्हीं सब चीजों को इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर का नोट है, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर का नोट है, पीडीएफ सेक्शन में ऑनलाइन वालों के लिए डाल दिया गया है, और पहला चैप्टर ऑफलाइन वालों को यूं ही दे दिया जाता है। बाद बाकी पूरा इंडियन ज्योग्राफी का नोट आपको परचेज करना होगा, आपको परचेज करना होगा ऑफिस से या फोटो स्टेट के दुकान से। तो पहला चैप्टर का नोट जो है आपको मिल जाएगा, नोट मंगाइए, नोट यहाँ पे नहीं मंगवाए केबिन में, तो 3 गो 4 गो स्टाफ है ना जी, 3 गो 4 गो स्टाफ है, चारों क्लासरूम में बंटवा दीजिए, ठीक है। सब क्लास, इस क्लासरूम में 2 गो स्टाफ को बुला लीजिए, बाद बाकी सब में एक एक को भेजवाइए। तो नोट आपको जो है, जब नोट आप लेंगे तो नोट के शुरू में सिलेबस है, इस चीज को हमें दिखाना है, ठीक है। नोट के शुरू में सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस आप देख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नोट मंगाइए जल्दी।
और कोई भी हड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है, कोई भी हड़बड़ाएंगे नहीं। नोट सफिशिएंट है। कल सबको नोट मिला था ना जी? नहीं मिला था नोट, झूठ मत बोलिए। क्या मिला था ना जी? सबको मिला है? नहीं मिला है तो हम ठेका लिएगा? सबको दिलवा दिए फिर भी बोल रहे नहीं मिला है, क्या बात करते हैं आप? झूठ मत बोलिए, ठीक है, समझे? सबको दिलवाए थे, सबको नोट मिलेगा। लेके आ रहा है एगो नोट, सबसे पहले हमको दीजिए। एकदम नया नोट है, ठीक है, नया नोट है। आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, एकदम नया नोट है, समझ गए? कोई निकाले हैं अपने मन से? कोई थोड़े निकालिएगा। निकाले हैं? निकाले हैं? ज्योग्राफी वाला जो टेलीग्राम पे, सॉरी एप्लीकेशन पे डाले हैं, भेजिए तो। सिलेबस वाला पोर्शन निकाला है कि नहीं निकाला है जी? भेजिए। सिलेबस वाला पोर्शन कहां गायब कर दिया है? फ्रंट पेज कहां निकलवाए? और खुद से निकलवाया है। तो ऐसे आप जो निकलवाए हैं वो है ना, ये कोचिंगे का, वो अभिषेक दिया है। अभिषेक तो कोचिंगे का लड़का है, कोचिंगे से लिए हैं, वो कोचिंग से लिए हैं। हाँ, तो सिलेबस इसका क्या गायब कर दिए जी? तो सिलेबस हम दिखाना चाह रहे थे, सिलेबस इसमें गायब है। भेज दीजिए। रुकिए, लगता है हम ही देखने में गलती कर दिए, हम भेजने में गलती कर दिए। सिलेबस वाला पोर्शन हम ही नहीं भेजे, हम ही से गलती हुआ है। अच्छा ठीक है, सिलेबस जो है हम तो बोल ही दिए, ये चैप्टर पढ़ना है। और सिलेबस जो है हम आपको टेलीग्राम पे सिलेबस का एक पेज का पीडीएफ है, डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा ना। और नोट जो है आप लोग को अभी हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ जो है नोट दे दिया जाएगा। तो लोग यहाँ पे बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है, बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। और जो नोट होता है रूम पे पढ़ने के लिए होता है, यहाँ पर टीचर के लेक्चर को ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं, हम ही से गलती हो गया है, हम वो सिलेबस वाला पीडीएफ ही नहीं डाले हैं। नहीं, ऑनलाइन वालों को कहाँ मिलेगा? चलिए अब आइए, नोट बंटवाइएगा ना, तो ये सब नोटे लेने के चक्कर में रहेगा, पढ़ेगा ना है, ठीक है, वहीं पर। हाँ, छुट्टी के बाद दे दीजिएगा, छोड़ दीजिए, छुट्टी के बाद दे दीजिएगा, पढ़ाने दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं दीजिए अभी नोट, छोड़ दीजिए। नहीं, नोट बंटवाएंगे तो आप पढ़िएगा नहीं ना, ठीक है, आपके कहने से बंटवा देंगे, आपके कहने से थोड़े बंटवा देंगे। आइए सीधा देखिए, सुनिए, पढ़िए। अब यहाँ पे नोट जाने वक्त ले लीजिएगा, जाने वक्त ले लीजिएगा। आइए सुनिए अब। तो जो पहला चैप्टर है हम लोगों का, वह है भारत एक परिचय। भारत एक परिचय, सिलेबस हम पूरा बता दिया कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। भारत एक परिचय। भारत, सामान्य सी बातें जाने हैं, गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं, बहुत बड़ा तोप नहीं है। भारत, अगर हम भारत को देखें तो भारत को कई नाम से जाना जाता है। भारत को भारत कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं, जम्बू द्वीप कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं। इन सभी नामों से भारत को जाना जाता है। लेकिन अगर हम संवैधानिक तौर पर भारत को देखें, संवैधानिक तौर पर संविधान भारत को लेकर क्या कहता है, तो संविधान में, पूरे संविधान में भारत के लिए मात्र दो शब्द आया है, एक भारत और दूसरा इंडिया, एक भारत और दूसरा इंडिया। और जो भारत है, भारत के भीतर शुरुआती दौर से सभ्यताओं को पालने की व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारत के भीतर शुरुआती दौर से सभ्यताओं को पालने की व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारत की प्रथम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, जो कि विश्व की प्रथम सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जब से इस पृथ्वी जगत पर मानव निवास करना प्रारंभ किया है, उसी समय से भारत में भी मानव निवास करना प्रारंभ किया है। भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखें, लोकेशन को, भारत के लोकेशन को अगर हम देखें, वर्तमान संदर्भ में भारत की स्थिति को अगर हम देखें, भारत की स्थिति को देखने से पहले आप इस मानचित्र को देखिए। इस मानचित्र में आपको महादेश दिखाया गया है, महादेश दिखाया गया है। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, एशिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, अंटार्कटिका महादेश। ये तमाम महादेश है। इन महादेशों में अगर हम सबसे बड़े महादेश को देखें
तो जो सबसे बड़ा महादेश है वह एशिया महादेश है। सबसे बड़ा महादेश है वह कौन है आपको? एशिया महादेश। कौन है आपको? एशिया महादेश। एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है। सॉरी, एशिया महादेश जो है आपको सबसे बड़ा महादेश है। ये आपको एशिया महादेश है, और जो अपना देश भारत है वह एशिया महादेश में है। महादेश के दृष्टिकोण से हम देखें तो भारत एशिया महादेश में, ये अपना देश भारत है, समझिए, ये अपना देश भारत है, तो भारत एशिया महादेश में है। वहीं अगर इस मानचित्र पर आप गौर करेंगे तो ब्लू ब्लू जो दिखाया जा रहा है ये आपको महासागरीय भाग है, जलीय भाग है। इधर आपको प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। तो महासागर के संदर्भ में अगर हम भारत को देखें तो महासागर के संदर्भ में जो है भारत आपको हिंद महासागर से रिलेटेड है, भारत हिंद महासागर से रिलेटेड है। तो महादेश के दृष्टिकोण से भारत एशिया महादेश, और महासागर के दृष्टिकोण से हिंद महासागर, हिंद महासागर। देखिए, जैसे कि हमारा शरीर है, इसका ऊपरी भाग सिर है या शीर्ष है, ऊपरी भाग को हम लोग सिर या शीर्ष भी हम लोग कहते हैं। तो जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के शीर्ष पर, ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत है। हिंद महासागर के शीर्ष पर यानी ऊपरी भाग में आपको कौन सा देश है? भारत। और अगर महादेश के संदर्भ में देखें तो सीधा एक चीज आज आप याद रख लीजिए, कोई भी मानचित्र अगर हम लेते हैं तो उसका ऊपरी भाग उत्तर दिशा, नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा, दाहिना भाग पूरब दिशा, बायां भाग पश्चिम दिशा। तो जैसे ये मानचित्र है तो इसका ऊपरी भाग ये उत्तर दिशा है, नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा है, दाहिना भाग पूरब दिशा है, और बायां भाग आपको पश्चिम दिशा है, बायां भाग आपको पश्चिम दिशा है। इस डायरेक्शन को आप हमेशा 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 के लिए याद रखेंगे। ज्योग्राफी में इसका प्रयोग हम कम से कम 100 बार करेंगे। पूरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने में कम से कम 100 बार ही बात हम आपको बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। ऊपर में उत्तर है, नीचे में दक्षिण है, दाहिना पूरब है, और बायां क्या है आपको? पश्चिम। बायां क्या है? पश्चिम। तब एशिया महादेश है ये। एशिया महादेश क्या उत्तरी भाग है, एशिया महादेश का दक्षिणी भाग है, एशिया महादेश का पूर्वी भाग है, एशिया महादेश का पश्चिमी भाग है। तो एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में अपना देश भारत है, और हिंद महासागर के शीर्ष पर अपना देश भारत है। हिंद महासागर के शीर्ष पर अपना देश भारत है, यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर और एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में, एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में भारत है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत कौन गोलार्ध में है? भारत कौन गोलार्ध में है? भारत कौन गोलार्ध में है? इस बात आप जानते होंगे। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहे हैं। खैर, आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात आप जानते होंगे। हमको ये पता है कि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर की आवश्यकता है, ये बताना जरूरी है। पृथ्वी, पृथ्वी लदबक्ष गोलाब के आकार का है। लदबक्ष गोलाब, वास्तविक तौर पर अगर पृथ्वी को आप देखेंगे तो क्या पृथ्वी गोलाकार है? ना, एकदम नहीं, गोलाकार नहीं है। लदबक्ष गोलाब के आकार का है, लेकिन फिर भी हम लोग पृथ्वी को गोलाकार मान लेते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं गोलाकार रूप में दिखाया गया है। गोलाकार है, मान लिया जाए, मानने के लिए, समझने के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन मूल तौर पर पृथ्वी लदबक्ष गोलाब आकार का है। लेकिन मानकर चलते हैं पृथ्वी गोलाकार है। वृत्त, सर्किल, सर्किल गोलाकार होता है नो, सर्किल गोलाकार होता है। पृथ्वी सर्किल के आकार का है। और जब हम सर्किल यानी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते हैं, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास, व्यास रेखा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त है, क्या है? ये वृत्त है। अब वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा गुजरेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे, हाँ या ना? व्यास कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? व्यास। व्यास वृत्त को दो भाग में बांटती है, व्यास वृत्त को दो बराबर भाग में बांटती है। वही बात है पृथ्वी के संदर्भ में। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र से होकर, पृथ्वी के कहां से होकर? केंद्र से होकर, पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी है, और यह पृथ्वी के केंद्र से होकर जो लाल कलर का लाइन खींचा जा रहा है, यह जो रेखा है इसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। यह जो रेखा है इसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा ये आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कितना डिग्री अक्षांश रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। इस अक्षांश रेखा के ऊपर जाएंगे तो यह उत्तरी गोलार्ध होता है, यह उत्तरी गोलार्ध होता है। और इस अक्षांश रेखा के जब हम दक्षिण आएंगे, नीचे आएंगे तो यह आपको दक्षिणी गोलार्ध होता है। क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो 0 डिग्री के ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब भारत, यहां पर आपको भारत है, तो भारत 0 डिग्री के ऊपर में है। भारत 0 डिग्री के ऊपर में है, मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिएगा, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को लगभग दो बराबर भाग उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है,
उसी प्रकार से एगो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, एगो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। ये आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। जब आप 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना जाइएगा तो यह पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, पूर्वी गोलार्ध कहलाता है या पूर्वी देशांतर कहलाता है। और 0 डिग्री से जब आप बायां आइएगा, मतलब इस साइड आइएगा, तो यह आपको पश्चिमी देशांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिमी देशांतर। क्या कहलाता है? पश्चिमी देशांतर या पश्चिमी गोलार्ध, जो भी कहना आप कह लीजिए। पश्चिमी गोलार्ध भी कह सकते हैं, पश्चिमी देशांतर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 0 डिग्री के दाहिना भाग में भारत है, यहां पर अपना देश भारत है, यहां पर भारत है। तो भारत आपको कौन गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। क्या हम ये बात कह सकते हैं, हाँ या ना? हां, तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। या यूं कहे, पूर्वी गोलार्ध को पूर्वी देशांतर भी हम लोग कह सकते हैं, या यूं कहे भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी, ये बात स्पष्ट हुआ? ये बात आप नहीं जानते थे? एकदम जानते थे, 100% आप जानते हैं, समझिए, एकदम निश्चित तौर पे आप इस बात को जानते हैं। तो भारत कौन गोलार्ध में? कौन देशांतर में? कौन देशांतर में? पूर्वी देशांतर। अब आगे आइएगा, चलिए अब देखिएगा। अभी तुरंत डायरेक्शन के विषय में बताए हैं हो, हाँ या ना? ऊपर में क्या है, वो नीचे में क्या है? बात क्लियर है? अब देखिएगा, मानचित्र पर वैसी काल्पनिक रेखा, मानचित्र पर वैसी काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण खींची हुई है, मानचित्र पर वैसी काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा है। तो ये आपको देशांतर रेखा है। तो उत्तर से दक्षिण में जो कहन हो, पूरब से पश्चिम में जो काल्पनिक रेखा मानचित्र पर आपको नजर आता है, वो अक्षांश रेखा है। कौन रेखा है? अक्षांश। कौन रेखा है? अक्षांश। अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है। तो मानचित्र पर, समझने के लिए हम बोल रहे हैं, इसका परिभाषा कुछ और होता है, समझने के लिए बोल रहे हैं। मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा, और मानचित्र पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और ये 0 डिग्री वाला ने खींचे हैं, हो 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचे हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग GMT, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, या प्रधान माध्याह्न रेखा कहते हैं, प्रधान माध्याह्न रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वेटर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वेटर। अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये दोनों देखिए तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को काट रहा है। आए, यहां पे काट रहा है ना, यहां पे काट रहा है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये जलीय भाग है, ये अटलांटिक महासागर है। कौन महासागर है? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यानी एक दूसरे को क्या करता है? काटता है, एक दूसरे को काट। इतना बात समझ में आया? अब देखिए, अक्षांश रेखा से किसी भी देश के अवस्थिति, लोकेशन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, और देशांतर रेखा से किसी भी देश के समय के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, टाइम के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, समय टाइम के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। मूल तौर पर जो अक्षांश रेखा है, यह हमें किसी भी देश की अवस्थिति के विषय में बताता है, और जो देशांतर रेखा है, यह हमें किसी भी देश के समय के विषय में बताता है। विश्व का कोई भी देश हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, फ्रांस हो, रूस हो, ब्राजील हो, कनाडा हो, कोई भी देश हो, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। कोई भी देश हो, कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं, अब एक चीज आपसे पूछा जाता है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? हमको पूरा विश्वास है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 0 से हम लोग अगर गिनते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ते हैं, तो जब आप 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध होता है कि नहीं होता है? होता है ना। 0 डिग्री से ऊपर जाइएगा तो उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा, 4 डिग्री मिलेगा, 5 डिग्री मिलेगा, 6 डिग्री मिलेगा, 7 डिग्री मिलेगा, 8 डिग्री मिलेगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइएगा तो 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। कितना डिग्री तक? 90 डिग्री तक। तो आपको जो 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलता है,
90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वैसे ही जब आप 0 डिग्री से नीचे आइएगा, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री तक मिलेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा, 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलेगा। जो 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलता है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो अब देखिएगा, यहां पे आप गौर फरमाइएगा, 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलता है, उत्तरी ध्रुव। और 0 डिग्री से जब हम नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक मिलता है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव। तो 90 अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एगो 0 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180 प्लस 1 181, 181, 181। लेकिन जो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है वह 181 नहीं है, बल्कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 179, 179। एक बात बताइए, लाइन और पॉइंट, लाइन यानी रेखा और पॉइंट यानी बिंदु, लाइन और पॉइंट में डिफरेंस होता है या नहीं होता है? ये बात आप हमको बताएं। होता है ना? होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ई पॉइंट हो गया, समझ गए? ई पॉइंट हो गया यानी बिंदु हो गया, बिंदु हो गया। लेकिन जब हम कई पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, मान लीजिए ई पॉइंट है, ई पॉइंट में ई पॉइंट, ई पॉइंट ऐसे ऐसे मिलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो ई रेखा बन गया। तो कई पॉइंट को मिलाकर एक रेखा का निर्माण होता है, कई पॉइंट को मिलाकर एक रेखा का निर्माण होता है, एक लाइन का निर्माण होता है। तो पॉइंट और लाइन में अंतर होता है। जो अधिकतर विद्वान है, अधिकतर विद्वान 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है, इसे एक बिंदु बताते हैं, इसे एक बिंदु बताते हैं, इसे एक पॉइंट बताते हैं। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी जो दक्षिणी ध्रुव है, इसे भी एक पॉइंट बताया गया है। यह लाइन नहीं है, यह एक बिंदु है, लाइन नहीं है, यह एक बिंदु है। तो विद्वान यह कहते हैं कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये दोनों अक्षांश रेखा नहीं है, ये दोनों अक्षांश रेखा नहीं है। इसी वजह से इन दोनों को अक्षांश रेखा में ना गिना जाए, जिस कारण 181 में से 2 को घटा लिया जाता, 2 को घटा लिया जाता, 90 डिग्री उत्तरी 90 डिग्री दक्षिणी। जब 181 में से हम 2 को घटा लेते हैं तो 179 बचता है। वास्तविकता यही है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है, लेकिन आपके परीक्षा में ऑप्शन में 179 नहीं देता है। आपके परीक्षा में ऑप्शन 9 180 181। हम याद क्या रखें? अगर आप हमसे पूछे तो हम आपको बोलेंगे आप याद रखिएगा 179, 179। लेकिन अगर पूछिएगा परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आप क्या मारिएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा तथा अन्य ऑप्शन में रहेगा, तीनों कभी ऑप्शन में रह नहीं सकता है। तो तीनों में से जो रहेगा 179 180 181, तीनों में से जो रहेगा उसको मारिएगा। लेकिन अब थेथरोलॉजी कीजिएगा कि तीनों ऑप्शन में रहे तब क्या करेंगे। अब तीनों ऑप्शन में रहे तो 179 मारिएगा। अगर 179 180 181 इस सब में से 2 या 2 से अधिक ऑप्शन में हो तो हर कंडीशन में आप 179 मारिएगा। अब 179 नहीं है तो 180 मारिए, 180 मारिए। तो हम आपको क्या याद करवाएंगे? हम आपको याद करवाएंगे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179। अब आइएगा, देखिए, गौर फरमाइएगा यहां पर, देखिए यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। इस प्रकार से आपको होता है 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तक होता है, समझ गए? अब देखिएगा भारत का स्थिति देखिएगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में न स्थित है। हाय, भारत 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में न स्थित है, बीच में स्थित है। तो अब भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार को देखें
तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। एक बात बताइएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, इसके बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आएगा कि नहीं आएगा? जैसे 5 और 15 के बीच में 10 आएगा कि नहीं आएगा? 5 और 15 के बीच में 10 आएगा ना जी? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में 23.5 डिग्री नहीं आएगा? नहीं आएगा, बोला नहीं आएगा। ये भगवान आएगा ना, हो आ जाएगा ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन रखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। कौन रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसी बीच में 23.5 डिग्री है। तो कर्क रेखा भारत से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही? हाँ या ना? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा भारत से गुजर रही है या नहीं? हाँ या ना? गुजर रही है। कर्क रेखा अगर हम देखें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कितने राज्य? 8। और जो 8 राज्य से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखने का ट्रिक है मित्र पर गमछा झा। लेकिन हम एक नया ट्रिक बनाए हुए हैं, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। समझ गए? गरम गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। इसको समझाते हैं। देखिए, एक तो ई ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद रखिएगा तो फायदा क्या है वो बता देंगे, लेकिन फायदा है। सबसे पहले इसका मतलब समझाते हैं। ये जो पूरा लाइन है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, देखिए छाछ समझते हैं? नहीं समझते हैं ना? सुधा के काउंटर पे जाइएगा, सुधा के काउंटर पे कहिएगा हमको छाछ दीजिए, 10 या 15 रुपया लेगा, हमको लगता है दे देगा। पानी रहता है उसमें, उसको जो है पाइप लगा करके, आप लोग तो है विदेशी, उसको पाइप लगा करके होंठ से घींच के पी जाइएगा। समझ गए? और देखिएगा कैसा स्वाद आता है। तो पीने वाला है। तो छाछ जो है एक पेय पदार्थ होता है। छाछ क्या है? एक पेय पदार्थ। छाछ कब पिया जाता है? छाछ तब पिया जाता है जब खाना आपका सही रूप में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तब छाछ पिया जाता है। खाना अगर सही रूप में डाइजेस्ट नहीं हुआ तब छाछ पिया जाता है। तो छाछ एक पेय पदार्थ है, और छाछ स्पेशली गर्मी के मौसम में ही पिया जाता है। गर्मी के मौसम में पिया जाता है जब आपका खाना नहीं पचा हुआ होता है। अगर आप छाछ पीते हैं तो आपका खाना पच जाता है और फिर आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं, बेहतर फील करते हैं पहले की तुलना में। अब देहाती भाषा में छाछ किसको कहा जाता है? देहाती भाषा में छाछ किसको कहा जाता है? हम लोग के तरफ छाछ जिसको कहा जाता है हम आपको बताते हैं, सुनिए। देखिए, हम लोग के एरिया में गांव घर की महिलाएं जिसके पास गाय भैंस है, यानी दूध का साधन उपलब्ध है, तो दूध जब महिला के पास आता है तो महिला जो है उस दूध को गर्म कर देती है, और गर्म करने के बाद जो है उस दूध पर छाली जमता है। तो महिला क्या करती है? उस छाली को निकाल के अलग बर्तन में रख लेती है, और लगभग 15 दिन 20 दिन महीना दिन तक जो है छाली को निकाल के रखते रहती है। जब थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो फिर उसको दूसरे पात्र में लेकर, दूसरे बर्तन में लेकर रही से रहा जाता है उसको। समझ गए? रही से घाटा जाता है, जैसे दाल घाटा जाता है, समझ रहे हैं? तो उसको दूसरे पात्र में लेकर रही कहने का मतलब हुआ कि किसी सत्तू के दुकान पे चले जाएगा, सत्तू बनाने वाला, वो पात्र में सत्तू पानी दे करके जो ऐसे करते रहता है, उसी को रही कहा जाता है हम लोग के एरिया में। हम अपने भाषा में सब बात बोल रहे हैं यहाँ पे। तो रही से उसको मथा जाता है, और जब रही से उसको मथा जाता है तो उसमें क्रीम वाला पार्ट ऊपर आ जाता है, पानी वाला नीचे चला जाता है। और जो क्रीम होता है उसको फिर से जब आग पे चढ़ाया जाता है तो घी निकलता है, और उसका जो बचा हुआ पानी वाला पार्ट होता है उसको घोर कहा जाता है, देहाती भाषा में घोर। और जिस रोज ये काम होता है उस रोज आपके घर में देखिएगा बड़ी कढ़ी बनता है, और बड़ी कढ़ी में उसका प्रयोग कर लिया जाता है। या गर्मी का मौसम है तो उसमें जो है पानी वाला पार्ट में चीनी मिलाकर के लोग पी लेता है, चीनी मिलाकर के लोग पी लेता है। वो जो घोर होता है ना, घोरे को हम छाछ कहते हैं। हम लोग के साइड घोर को छाछ कहा जाता है।
और वही सुधा कंपनी जो है उसको अपना पैकेट में बंद कर देता है, 10-15 रुपया में बेच देता है, और लोग आराम से पीता है, मजा लेता है और दिखाता है कि हम छाछ पी रहे हैं, समझे। अब वही घोर घर में मिलेगा, कहिएगा हम घोर पिएंगे ना, एकदम क्या बात करते हैं, हमारा इतना औकात गिर गया है, हम घोर पिएंगे। लेकिन वही सुधा के काउंटर पे 15 रुपया में खरीद के एकदम दिखा करके पिएंगे कि हम छाछ पी रहे हैं। यही सच्चाई है, समझ रहे हैं। तो ये चीज है, छाछ समझ गए हो। तो गर्म छाछ की तृप्ति मिलेगी। इस ट्रिक को याद रखने का फायदा यह है कि इधर जो है आपको पूरब है और इधर आपको पश्चिम है। इधर क्या है आपको पश्चिम। देखिए, गौ से होता है गुजरात, गौ से क्या होता है गुजरात, रौ से राजस्थान, रौ से राजस्थान, मो से मध्य प्रदेश, मो से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। देखिए, सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसमें भी देखिए, पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छ से छत्तीसगढ़ है, फिर झ से झारखंड है, फिर प से पश्चिम बंगाल है, त्र से त्रिपुरा है, म से मिजोरम है। मतलब इस ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद रखते हैं कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो क्रम भी आपको याद हो जाता है। एक ट्रिक में क्रम भी याद हो जाता है। पश्चिम से पूरब में क्रम याद हो जाता है। पश्चिम से पूरब में सबसे पश्चिम में कौन राज्य से होकर गुजरती है, फिर कौन राज्य से होकर गुजरती है, पश्चिम से पूरब में क्रम याद हो जाता है। जब आपको पश्चिम से पूरब में क्रम याद हो जाएगा तो पूरब से पश्चिम में आप नहीं बता सकते। हाय, बता सकते हैं ना हो। तो इस ट्रिक का फायदा यही है कि क्रमवार तरीका से आपको याद हो जाएगा, क्रम आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, बिहार दरोगा ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन राज्य से होकर गुजरते हैं, लेकिन बिहार पुलिस ही नहीं पूछता है। बिहार पुलिस क्या पूछता है जानते हैं? बिहार पुलिस पूछता है निम्नलिखित में से कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है और कौन राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन राज्य है, अब आप गौर कीजिएगा। तो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, मेघालय है। इस सब राज्य, हाँ असम तो बोल दी, असम बोल दी। इस सब राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। इस सब राज्य कर्क रेखा के कहां है? उत्तर। कर्क रेखा कहां है? उत्तर में। फिर कर्क रेखा के दक्षिण में महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। इस सब राज्य कर्क रेखा के दक्षिण, कर्क रेखा के दक्षिण। बात समझ में आया? तो कर्क रेखा कौन राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन है, कर्क रेखा के दक्षिण में कौन है? सब बात स्पष्ट? हाँ या ना? हो गया ना? चलिए, तो अब देखिएगा, नोट में जो नोट मिलेगा ना उसमें ट्रिक नहीं लिखा हुआ है। तो कॉपी काहे बोले थे लाने के लिए? यही सब चीज लिखाने के लिए। लिखाएंगे, नीचे से लिखिए, लिखिए। हाँ, लिखिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चल रहा है जी ऑनलाइन। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसको याद रखने का ट्रिक और पश्चिम से पूरब में क्रम निम्न है। जिसको याद रखने का ट्रिक और पश्चिम से पूरब में क्रम निम्न है। जिसको याद रखने का ट्रिक और पश्चिम से पूरब में क्रम निम्न है। और पश्चिम से पूरब में क्रम निम्न है। जिसको याद रखने का ट्रिक और पश्चिम से पूरब में क्रम निम्न है। लिखिएगा, गौरमो गरम, एक लाइन में लिख लीजिए। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ट्रिक लिखे, गौ से गुजरात, गौ से गुजरात, रो से राजस्थान, गौ से गुजरात, रो से राजस्थान, मो से मध्य प्रदेश, गौ से गुजरात, रो से राजस्थान, मो से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, झारखंड, पो से पश्चिम बंगाल, पो से पश्चिम बंगाल, पो से पश्चिम बंगाल, पो से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। और एगो बात,
जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, वैसे ही कर्क रेखा भी भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है। इससे ऊपर जाइएगा उत्तर भारत, नीचे आइएगा दक्षिण भारत। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है? तो इसका उत्तर होगा कर्क रेखा। नीचे से स्टार मार्क के भी पॉइंट लिखिएगा। कर्क रेखा, कर्क रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, कर्क रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करती है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करती है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। 1 नंबर में उत्तरी भारत, 2 नंबर में दक्षिणी भारत। 1 नंबर में उत्तरी भारत, 2 नंबर में दक्षिणी भारत। 1 नंबर में उत्तरी भारत, 2 नंबर में दक्षिणी भारत। 1 नंबर में उत्तरी भारत, 2 नंबर में दक्षिणी भारत। अब देखिए, सुनिए, जानते हैं यहां पर कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण में जो आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है, स्पेशली जब यह क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, तो आपको ये जो भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है ना, ये सब राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसको लेकर के स्पेशली आपको फंसाने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम यही राज्य लिखा देंगे। तो नीचे से आप लिखिए, तो अरुणाचल प्रदेश, नीचे से लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर। और जानते हैं यहां पर जो है कुछ चीज राज्य को लेकर, यानी हम ये सोच करके आए हैं कि आपको पहला चैप्टर में भारत के विषय में सामान्य जानकारी दे ही देंगे और प्रत्येक राज्य के विषय में भी सामान्य जानकारी यहां पर दे देंगे, प्रत्येक राज्य के विषय में, समझ गए। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि राज्य के विषय में जब सामान्य जानकारी देंगे तो परीक्षा का क्वेश्चन बैंक देखकर अनुमान लगाएंगे कि राज्य से संबंधित कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। उस आधार पर राज्य के विषय में भी हम छोटी छोटी जानकारी यहां पर दे देंगे। तो अगर ऐसे पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा पहला चैप्टर में टाइम ज्यादा लगेगा। खैर, टाइम ज्यादा लगेगा, आपका मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि आज के डेट में बिहार दरोगा परीक्षा में 90% क्वेश्चन बना करके आना है और टाइम तो आपको देना ही होगा। टाइम नहीं दीजिएगा तो कैसे बता पाएंगे, है कि नहीं है वो, समझ गए। तो ये चीज है, तो थोड़ा सा इस चैप्टर में हम टाइम ज्यादा लेंगे और राज्य के विषय में बता देंगे। अगर कहिएगा जल्दी खत्म करने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं, हम राज्य के विषय में नहीं बताएंगे, सीधा काम खत्म है। और देखिए आज एगो बात बताते हैं, याद आ गया, संस्थान का जो टॉपर लड़का था जिसका नंबर रैंक आया था वो आज सुबह में आया हुआ था मिलने के लिए। तो कल हम आपको बताए थे, कल हम आपको क्या बताए थे आप याद कीजिए, एक दिन में एक सेट 100 क्वेश्चन का और डेली टेस्ट सीरीज का 50 क्वेश्चन, डेली टेस्ट सीरीज का 50 क्वेश्चन, यानी एक दिन में 150 क्वेश्चन आपको हर हाल में करना है और 150 गुना 150 दिन तक करना है, 2250 क्वेश्चन। वो लड़का आज आया, उससे लड़का सब पूछा था आप ही में से, तो खुद बोला कि हम प्रीलिम्स और मेंस के दौरान कम से कम 15 से 20 हजार क्वेश्चन सेट के थ्रू मारे थे, सेट के थ्रू मारे थे 15 से 20 हजार क्वेश्चन। और पूरे बिहार में नंबर रैंक था उस लड़का का, समझे, नंबर रैंक था। सुबह में आया हुआ था वो लड़का मिलने के लिए। तो जो रणनीति हम आपको बता रहे हैं, देखिए हम भी आप ही से सीखते हैं। जैसे संस्थान से जो विद्यार्थी टॉप किया उसको बैठाते हैं, आराम से चाय पिलाते हैं, उससे पूछते हैं, उससे रणनीति जानते हैं, समझे। ऐसे तो हमसे पढ़ा है तो हम तो बतेबे, हम ये बात उससे जानना चाहते हैं एक्स्ट्रा वो क्या किया है। तो एक्स्ट्रा जैसे हमको लगता है ना, लगता है कि हम ऐसा विद्यार्थी को नहीं करवाए थे, तो उस सब का नाम हमको याद रह जाता है, ठीक है। और उस सब क्या बोला वो बात हमको याद रह जाता है। तो उस सेट वाला बात तो हम, वो तो 4 लड़की के ग्रुप पर न बोले थे, हो 2446 में 4 लड़की पास कर गई, उसी के आधार पर बोले थे। तो 4 लड़की को तो हम ही पढ़ाए, यहीं से पास की। लेकिन जो है उन लोग से बात किए, चारों को बैठा करके रोज गांधी मैदान में बात किए थे, ठीक है। गांधी मैदान में उस टाइम में लॉकडाउन सब चल रहा था, समझे, गांधी मैदान में बात किए थे। तो उन लोगों से बात लगभग 1-1.5 घंटा तक चारों को बैठा करके बात किए थे। तो बात करने के बाद जो है यह लगा उन लोगों का जो निचोड़ था, निचोड़ पढ़ने के अलावे, हमसे पढ़ने के अलावे सेट डेली एगो मारती थी चारों। तो ये चीज बताए। और 2213 में जो लड़का नंबर रैंक लाया है वो भी आज यही बात बोल के गया है, समझ रहे हैं। तो आप लोग के बैच में हम सेट बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। बस एडमिशन सबका प्रक्रिया जल्दी खत्म हो जाने दीजिए, आई कार्ड सब आपको मिल जाने दीजिए, उसके बाद सब चीज शुरू कर देंगे, ठीक है। और हम आपको 15 से 20 हजार क्वेश्चन मरवा देंगे, ठीक है, आप विश्वास रखिए, समझे। बस यही है, मेरा होमवर्क सब नहीं पूरा कर पाता है, ये बात हम बता देते। मेरा होमवर्क 100 में 20 गो लड़का पूरा कर पाता है, ज्यादा नहीं लड़का पूरा कर पाता है। जो पूरा करेगा उसका रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए नीचे से लिखिएगा, असम, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, 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 बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ऐसे केंद्रशासित, ऐसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है उसी में, ऐसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है, ऐसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है, ऐसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है, ऐसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है। कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए ना, नहीं लिखा है तो क्या हुआ, दिल्ली आपको समझ में नहीं आ रहा है इतना। ऐसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, 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 कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब नीचे से स्टार मार के अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। लिखिए महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। ऐसे राज्य है, ऐसे राज्य है जो कर्क रेखा के, जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, जब हम ऊपर जाते हैं तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलता है, उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं नो। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा दक्षिणी ध्रुव, ये जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो काल्पनिक रेखा मिलाती है उसी को देशांतर रेखा क्या कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो 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 काल्पनिक रेखा आपस में मिलाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर। यहां से इधर जाइएगा पूर्वी देशांतर, इधर आइएगा पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर में 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इस प्रकार से अगर आप आगे बढ़ते जाइएगा तो 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा मिलेगा, 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा मिलेगा। उसी प्रकार से बायां आइएगा तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 3 डिग्री, और इधर जो है आपको 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा मिलेगा, 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा मिलेगा। तो अब आप गौर कीजिएगा, एगो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे दाहिना जाते हैं तो 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा, और इससे बायां आते हैं तो 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा। तो 180 प्लस 180 360 और 0 डिग्री 361। लेकिन यहां पे गौर कीजिएगा, जो 180 डिग्री पूर्वी और जो 180 डिग्री पश्चिमी, ये दोनों अलग अलग रेखा नहीं है, बल्कि दोनों एक ही रेखा है। गौर कीजिएगा, सुनिएगा, 180 डिग्री पूर्व में देशांतर रेखा है, 180 डिग्री पश्चिम में। तो 180 180 360 और 0 डिग्री देशांतर रेखा 361, 361। लेकिन 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी, ये दोनों अलग अलग ना है, बल्कि दोनों क्या है, एक। दोनों क्या है, एक। और जब दोनों एक ही रेखा है तो दोनों को जोड़िएगा कि एगो को जोड़िएगा, एक ही ना जोड़िएगा हो। तो एक को जोड़िएगा, एक को हटा दीजिएगा, तो 361 में से एक को घटा दीजिए, यानी 360। यानी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना, 360। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अक्षांश 179, देशांतर 360। अक्षांश कितना, 170, देशांतर कितना, 360। अब देखिएगा, आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में अपना देश भारत आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना हो। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में अपना देश भारत है ना हो, है। अब भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25। इतना बात क्लियर है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो 68 7 से 97 25 है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों के बीच में
जैसे आप देखिएगा, इस चीज को सुनिएगा, 5 और 15, 5 और 15 के बीच में क्या आएगा? आए 10 आएगा। हो 5 में 5 जोड़िएगा 10 आ जाएगा, और 15 में से 5 घटाइएगा 10 आ जाएगा। तो 5 और 15 के बीच में जैसे 10 है, वैसे ही 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को अपना मानक समय बनाया है। मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होगा, वही समय पूरे भारतवर्ष में होगा, वही समय पूरे भारतवर्ष में होगा, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होगा, वही समय पूरे भारतवर्ष में, वही समय पूरे भारत। इसी वजह से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा। तो ये बात याद रखिएगा ना। तो आपसे पूछा जाता है कितना डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा, तो आप कहिएगा ना 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी, पूर्वी जोड़िएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी। इतना बात समझ में आया? अब देखिएगा कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, अगर हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात करें, तो ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। 5 कितना राज्य? 5। और जो 5 राज्य से होकर गुजरती है, उसको याद रखने का ट्रिक है मौका। एम से मध्य प्रदेश, ओ से ओडिशा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। ए से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब देखिएगा, तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र। देखिए, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया और आंध्र। यही 5 राज्य से होकर गुजरती है। और इस पर जो समय है, यही समय कश्मीर में भी होगा, और यही समय तमिलनाडु में भी होगा, यही समय अरुणाचल प्रदेश में भी होगा, यही समय गुजरात में भी होगा। यहां पर जो समय है, वही समय पूरे भारतवर्ष में होगा। अब देखिएगा कि जो आपको ये 5 राज्य से होकर गुजरती है, इसमें आप देखिएगा कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है। देखिए, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। कौन राज्य में काट रही है? कौन राज्य में? कौन राज्य में? बात समझ में आया? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कौन राज्य में काटती है? कौन राज्य में? अब यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। इसके अलावे मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। ये दोनों राज्य के अलावा और बताइए कोई राज्य है जिससे होकर दोनों गुजरती है? देखिए थोड़ा बढ़िया से देखिए। हाँ, राजस्थान, गुजरात से नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, झारखंड नहीं होगा, बंगाल नहीं होगा, त्रिपुरा मिजोरम नहीं होगा। चलिए, तो क्या हम ये बात कह सकते हैं? यहां पे दो बात। एक बात, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी भारतीय मानक समय रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। और दूसरी बात यह कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। हाँ या ना? बात क्लियर है? नीचे से एक लाइन लिखिएगा कॉपी में। पैर मत मारिए बकलोल भी। अच्छा, जानबूझ करके नहीं मारी है। लिखिए, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। दो राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है।
तथा 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 ये दोनों काल्पनिक रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। तथा ये दोनों काल्पनिक रेखा, तथा ये दोनों काल्पनिक रेखा, तथा ये दोनों काल्पनिक रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। तथा ये दोनों काल्पनिक रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है। चलिए अब यहां से और कुछ देखिए, जब बिहार पुलिस ही क्वेश्चन पूछ दिया है कर्क रेखा के उत्तर में कौन है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि भारतीय मानक समय रेखा के पूरब में कौन राज्य है और भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में कौन राज्य है। पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा, हाँ हाँ या ना। तो अब देखिएगा भाई जी लोग, ये जो भारतीय मानक समय रेखा है इससे इधर आएंगे तो ये पूरब होगा ना, पूरब होगा ना। तो पूरब में बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। फिर पश्चिम में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इस वजह से नहीं बोले, इससे तो होकर गुजरबे करती है। तो वो उत्तर दक्षिण का कोई सवाल, पूरा पश्चिम का कोई सवाल ही नहीं है, समझ गए। तो जिससे होकर गुजरती है वहां पे क्या, उस संदर्भ में क्या हम उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कहेंगे, वहां से तो गुजरबे करती है। बात क्लियर है। तो नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम। जल्दी, बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम है। ऑनलाइन देखते रहिए, ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम। और उत्तरी पूर्वी राज्य, इसको उत्तरी पूर्वी राज्य बोल देते हैं, उत्तरी पूर्वी। अब क्या बार बार इसको लिखिएगा, बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम और उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्य भारतीय मानक समय के पूरब में स्थित है। 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 अब आगे अगला पॉइंट, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, 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 राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र, सॉरी, तेलंगाना, 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 तेलंगाना। भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में स्थित है। फुल स्टॉप। इतना बात समझ में आया हो? हाँ, याद कीजिएगा, 2 मिनट में याद हो जाएगा। इस सब में कुछ है हो, फिर क्वेश्चन बैंक पे आ जाएंगे, क्योंकि बोले हैं ना 1 घंटा पढ़ाएंगे, 1 घंटा क्वेश्चन बैंक और सिलेबस समझाएंगे 1 घंटा में, और वहां पे बताएंगे ये पूछा है तो ये पूछ सकता है। उस सब चीज पे गौर कीजिएगा और टॉप कीजिएगा, टॉप, समझिए, टॉप है। बोर्ड पे आइए। भारत कौन महादेश में है हो? एशिया महादेश के कौन भाग में? दक्षिण। एशिया महादेश के, एशिया महादेश के भारत का संबंध कौन महासागर से है? हिंद भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर है, हाँ या ना? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है, हाँ या ना? है ना? वो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ना। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। अब देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री
68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, हाँ या ना? भारत को दो बराबर भाग में बांटती है, उत्तरी भारत और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? कितने राज्य? याद रखने का ट्रिक क्या बताए थे? गरम छाछ पी, बोलिए गरम छाछ पी। गौ से गुजरात, रौ से राजस्थान, मो से, छौ से, झौ से, पौ से, त्र से, मौ से। बात क्लियर है? याद हुआ? अब पश्चिम से पूरब में क्रम पूछेगा, बता दीजिएगा ना, यही ट्रिक ना। अब पूरब से पूछेगा तो इसको क्या करना? पलट देना। बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद बताइएगा, भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री देशांतर? 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से? कितने राज्य? याद रखने का ट्रिक, मौका, याद रखने का ट्रिक, एम से मध्य प्रदेश, ओ से, यू से, सी से, ए से। बात क्लियर? अच्छा, कौन राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा प्रतिच्छेद करती है? कौन राज्य में? बात क्लियर है? कौन दो राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है? छत्तीसगढ़ और ये दोनों के अलावा और कोई है हो? नहीं ना है हो। अब यहीं पे थोड़ा सा देशांतर रेखा से जो समय ज्ञात किया जाता है, देशांतर रेखा से कैसे समय ज्ञात किया जाता है, इसको समझना है। बीपीएससी, हम आपको बोले हुए हैं, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा ना, तो लिखेगा सऊदी अरब में, सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब कहाँ है? सऊदी अरब कहाँ गया? सऊदी अरब यहाँ है। सऊदी अरब अगर 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है, वहां पर दिन का 12 बज रहा है, तो जापान अगर 172 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है, तो वहां पर क्या समय होगा? क्वेश्चन बैंक बीपीएससी का पलट के देखिएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देशांतर द्वारा समय का ज्ञान, देशांतर द्वारा समय का ज्ञान, देशांतर के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग समय ज्ञात करते हैं, इस चीज को समझाएंगे। और साथ ही साथ जो है 2 4 5 10 नोमरिकल बता देंगे, ताकि बिहार के परीक्षा में अगर यहां से नोमरिकल है, बिहार दरोगा में अगर यहां से नोमरिकल है, तो आप बना दे। इतना बात क्लियर? ज्योग्राफी आज यहीं पे रोकते हैं क्या? आगे क्वेश्चन बैंक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बैंक भी करना जरूरी है। देखिए, पहला वाला बैच में लड़का सब हल्ला किया, हम क्वेश्चन बैंक रोक के सिलेबस खींचने लगे, ठीक है? तो आप लोग हल्ला मत कीजिए, करवाने दीजिए, ठीक है? आप लोग ज्यादा हल्ला कीजिएगा तो आप जो कहिएगा हम वो कर देंगे, लेकिन हमको अपने तरीका से करवाने दीजिए। शरीर का सब पानी निकल गया हो, पूरा मेरा शर्ट भीगा हुआ है, समझ रहे हैं? छोड़ कैसे देंगे, क्या बात करते हैं? छोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज का इंडियन ज्योग्राफी का क्लास यहीं समाप्त होता है। अब आएंगे क्वेश्चन। चलिए, ये सब बता दिए थे ना, एक बार आंसर बताते चलिए। तो क्षत्रिय किस राज का शास्त्र है? कौन राज? भारत का प्रथम उर्वर कहां है? आंसर डी होगा। क्या होगा? गुरु अंगद देव। चलिए, अब यहां से बताना है ना। चलिए, अब यहां से बताना प्रारंभ करते हैं, ठीक है? कॉपी लाए नो, दुगो कॉपी। महाराज, एक बार खाते हैं, दोबारा रात में नहीं खाते हैं, तब तो कहिएगा 4 बार 4 थाली करके खाएंगे, समझ गए? तब कहिएगा कि 2 बार खानो खाएंगे, एक बार जाएंगे समोसो खाएंगे, और दुगो कॉपी लेके नहीं आ सकते हैं। चलिए, आइए यहां आइए, समझिए। क्या हाल? निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। चलिए, देखिए, सुनिए भाई जी लोग, देखिए, जो अपना देश भारत है ना, हो भारत में जानते हैं सैकड़ों नदी बहता है, सैकड़ों। गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मूसी, लूनी, साबरमती, वेगई, पेन्नार, पेरियार, दामोदर, स्वर्णरेखा, रंगोई, तीस्ता, पगलादिया,
टेल, जोंक, ईब, मांड इत्यादि इत्यादि। लगभग 25-30 को नाम लिए लिए तो छूट गया तो आप याद करने के लिए है ना। चलिए, तो ये सब नदी बहती है। पहले भारत में सैकड़ों की संख्या में नदी बहती हो, लेकिन भारत की नदियों को मूल तौर पर दो भाग में बांटा जाता है। दो भाग में, कितना भाग में? दो। हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। कौन पर्वत है? हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी, महानंदा, घाघरा, सब हिमालय क्षेत्र से निकलती है। सब कहां से निकलते हैं? हिमालय क्षेत्र। इसके बाद ये सब हिमालय की नदियां हैं। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप, देखिए एगो द्वीप होता है, एगो प्रायद्वीप होता है। आप सब लोग जानते होंगे। और द्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। छोटा छोटा चीज है ये सब। द्वीप वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ, उसको द्वीप कहते हैं। जैसे ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत का द्वीप समूह है। भारत का द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को चारों तरफ जल घेरा हुआ है। लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, ये भी चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। श्रीलंका एक द्वीप है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ये भी चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। मालदीव एक द्वीपीय देश है, वो भी चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो द्वीप वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसी को द्वीप कहते हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन है? ग्रीनलैंड। यहां पर ग्रीनलैंड है, ई है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ई आपको ग्रीनलैंड है। इससे बड़ा द्वीप विश्व में कोई नहीं है। अब जब आप ग्रीनलैंड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रीनलैंड भौगोलिक तौर पर, भूगोल के दृष्टिकोण से, भौगोलिक तौर पर, हाँ पता है हमको पंखा लगाना होगा, दोनों बेचारी को गर्मी लग रहा है, बेचारी दोनों बतिया रहे हैं। पंखा लगवाइए ना हो, और पंखा लगवाइए। जानते हैं, सुनिए, इससे पहले भी जानते हैं, हम एगो किसी को बुलाए थे जो क्लासरूम सब में काम करता है, वो बोला सफिशिएंट पंखा है। अब क्लासरूम में पंखा का जरूरत ना है, समझे, लेकिन भीड़ इतना रहता है ना कि पंखा सब भी फेल कर जाता है। तो देखिए, फिर भी हम जबरदस्ती जो है ना कुछ पंखा क्लासरूम में इंटर करवाते हैं। ठीक है, एसी में रहने का औकात अभी हमको नहीं है, ना हमको औकात है, ना हम रख पाएंगे आपको एसी में, समझ गए। देखिए, हम भी, आप देख सकते हैं, कूलर में भी हम रहते हैं, हम भी पंखे में रहते हैं। नहीं, पैसा उसा नहीं लेंगे। ठीक है, पैसा कैसे लेंगे? क्या बात करते हैं? पैसा उसा नहीं बढ़ाएंगे ना। ठीक है, इतना में तो विद्यार्थी सब, हमको भी गर्मी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि हमको गर्मी नहीं लग रहा है, देखिए, लेकिन हमको पढ़ाने में मजा आता है। देखिए, वैसी गर्लफ्रेंड जिससे मिलने में मजा है, उससे 6 घंटा तक साथ में रहिएगा तो बोरिंग नहीं फील होगा। वैसा काम जिसमें मजा आए, कुछ होगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, समझ गए। अब वैसा काम जिसमें मजा नहीं आएगा, उसमें कष्टे कष्ट है। हमको पढ़ाने में बड़ी मजा आता, हम भूखे प्यासे, समझ गए। आज जो हम खाना भी नहीं खाए हैं, खाना जो बनाया था, ठीक है, वो जो है खाना में खिचड़ी बनाया था। शनिवार को हम डेली खिचड़ी ही खाते हैं, हर शनिवार को। खिचड़ी में टमाटर दे दिया, हम टमाटर नहीं खाते हैं, टमाटर हमको मना है, होल लाइफ मना है। टमाटर दे दिया, यहाँ से गए थे, गुस्सा में थे, खाना फेंक दिया, हम खुद ने खाना खाए। आपको विश्वास होगा, इसके बावजूद इतना एनर्जी में हम बोल रहे हैं, समझिए। सुबह में भी 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक क्लास लिए, समझे। तो पढ़ाने में हमको मजा आता है, इसलिए हमको गर्मी, सर्दी, ठंडी, भूख, प्यास सब भूल जाते हैं। तो आप लोग को भी पढ़ने में मजा आना चाहिए, तभी रिजल्ट होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब आइए यहाँ पे, भौगोलिक तौर पर अगर आप, जल गया, ठीक होगा, चिंता काहे करते, पढ़िएगा कि नौटंकी बतियाएगा, फिर हम छोड़ देंगे। अगला बैच भी है मेरा, ठीक है, नहीं तो आराम से पढ़िए। भौगोलिक तौर पर ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महादेश में है। भौगोलिक तौर पर ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महादेश में है, उत्तरी अमेरिका महादेश में है, लेकिन राजनीतिक अधिकार इस पर यूरोप का है। राजनीतिक अधिकार इस पर यूरोप का है। यूरोप में एक देश है, यहां पर डेनमार्क, राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का ही है, यानी यहां पर शासन प्रशासन डेनमार्क ही करता है। भौगोलिक तौर पर यह उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत कनाडा के समीप है, लेकिन राजनीतिक अधिकार मतलब यहां शासन प्रशासन यूरोप महादेश का है, यूरोप महादेश के अंतर्गत डेनमार्क का है। बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी भी पूछा है, बिहार दरोगा भी पूछा है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? डेनमार्क। बात क्लियर है, याद रखें। अब प्रायद्वीप, वैसा भूभाग
जो तीन तरफ जल और एक तरफ स्थलखंड से घिरा हो, वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल और एक तरफ स्थलखंड से घिरा हो, उसी को प्रायद्वीप। जैसे कि आप भारत को देखिए, भारत को जब आप देखेंगे तो आप भारत को देख सकते हैं, भारत के पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी या दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर है, और दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। तो तीन तरफ जल से और एक तरफ उत्तरी भाग में स्थलखंड से घिरा हुआ है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वह प्रायद्वीप के कंडीशन को फुलफिल करता है। जैसे प्रायद्वीप तीन तरफ जल और एक तरफ स्थलखंड, दक्षिणी भारत तीन तरफ जल और एक तरफ स्थलखंड से घिरा हुआ है। तो यही कारण है कि दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत में भी कई सारे पर्वत पठार हैं। प्रायद्वीपीय भारत में भी कई सारी नदियां बहती है। प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, वेगई, पेन्नार, पेरियार, ये सब नदी प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। अब जो हिमालय की नदियां हैं और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बहुत सारा अंतर है। पहली बात यह है, हिमालय की नदियां का स्रोत हिमानी है या ग्लेशियर है। ग्लेशियर है यानी बर्फ का बड़ा भूखंड है। तो हिमालय की नदियां का उद्गम स्रोत हिमानी है, ग्लेशियर है, बर्फ का बड़ा भूभाग है। इसके बाद हिमालय की नदियों को जल की प्राप्ति तो हिमानी यानी बर्फ से होती ही होती है, साथ ही साथ हिमालय की नदियों को जल की प्राप्ति वर्षा से भी होता है, वर्षा से भी, जिस कारण हिमालय की नदियां 12 मासी होती है। हिमालय की नदियों में 12 माह साल में 12 माह जल होता है। जैसे गंगा, पटना गंगा नदी के तट पर है, जाकर के देख लीजिए, 12 माह आपको जल मिल जाएगा। इसके बाद आपको सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदी जाकर के आप देखिए, कोसी, 12 माह आपको जल मिल जाएगा। इस सब नदी में भले जल स्तर कम हो या ज्यादा हो वो अलग बात है, लेकिन इन सभी नदियों में 12 माह आपको जल मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि इन नदियों को जल की प्राप्ति वर्षा और हिमानी दोनों से होता है। लेकिन वहीं दक्षिण भारत की नदियां मौसमी है, इसको जल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ वर्षा से होता है। इन नदियों में, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वर्षा ऋतु में जल होता है, अब बाद बाकी समय सूखा रहता है। ये सब नदियां बाद बाकी समय ये सब नदी का होता है सूखा रहता है। क्या रहता है? सूखा। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में भी अपवाद स्वरूप एक नदी है कावेरी। कौन है? कावेरी। कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की एक ऐसी नदियां है जो सदा नीरा है, मतलब जिसमें सालों भर यानी 12 माह जल रहता है, जिसमें 12 माह जल रहता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी इस वजह से होती है क्योंकि इसको जल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ वर्षा से होती है। हिमालय की नदियां 12 मासी इस वजह से होती है क्योंकि इसको जल की प्राप्ति हिमानी और वर्षा दोनों से होता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अपवाद स्वरूप कावेरी है जहां पर सालों भर जल होता है। इसके बाद दूसरा अंतर यह है कि हिमालय की नदियां युवावस्था में है। जैसे आप युवावस्था में हैं तो आप अभी दायां मायां ऊपर नीचे आगे पीछे पूरा पैर फेंकिएगा, हाथ फेंकिएगा, सब चीज कीजिएगा। लेकिन जब बुढ़ारी आ जाएगा तो कुछ कर पाइएगा? तब तो पुतहू मारेगी, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो अवस्था का वैल्यू होता है, समझ गए? अभी युवावस्था में है, जो मन है वो कर रहे हैं, प्रौढ़ावस्था में कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो हिमालय की नदियां अपनी युवावस्था में है। कौन अवस्था में? युवा। इसलिए हिमालय की नदियां तोड़ फोड़ पूरा करती है। हिमालय की नदियां जब बहती है तो अपने साथ बालू, कंकर, पत्थर सबको तोड़ते फोड़ते हुए उनके रास्ते में जो भी आता है, हिमालय की नदियों के रास्ते में जो भी आता है सबको बहा कर लेकर चलता है, सबको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ जाता है। जैसे कोसी को देख लीजिए, गंगा को देख लीजिए, यमुना को देख लीजिए। तो हिमालय की नदियां युवावस्था में है, तोड़फोड़ काफी ज्यादा करती है, जिस वजह से इन नदियों के जल में बालू, कंकर, पत्थर होता है और ये नदी बहा करके ले जाता है अपना मुहाना पर, जहां पर नदी समुद्र या सागर में मिलता है उसी को मुहाना कहते हैं। वहां पर जाकर ये बालू, कंकर, पत्थर को जमा कर देता है और ये बालू, कंकर, पत्थर से एक अलग प्रकार का आकृति बनने लगता है जिसको डेल्टा कहते हैं। तो हिमालय की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन वही प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर हम बात करें तो ये नदियां आपको प्रौढ़ावस्था में है। प्रौढ़ावस्था मतलब उम्र ढल गया है, मतलब 55-60 वर्ष का हो गया है मानव के दृष्टिकोण से। और उसके बाद थोड़ा बहुत ही ना हाथ पैर चलाइएगा, ज्यादा हाथ पैर चलाइए पुतहू काट लेगी हाथ, समझे? तब करते रहिएगा। तो प्रौढ़ावस्था में होने के कारण ये तोड़फोड़ कम करती है, जिस वजह से ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वैसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वैसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती है।
लेकिन वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वैसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो गौर फरमाइएगा, यहां पे हिमालय की नदियां 7% डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जिसका निर्माण हिमालय की दो नदियों की संयुक्त धारा करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वैसी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, वो डेल्टा बनाती है, और जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, वह डेल्टा नहीं। बात समझ में आया? इतना पर आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बताइए, ए नंबर सही या गलत? आए सही है ना? 2 नंबर दोनों व्याख्या भी सही है ना? आंसर ये होगा ना? होगा। आगे तो लिखिएगा, इसको लिखिए, तो लिखिए, भारत की नदियों को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। लिखिए, भारत की नदियों को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। 2 कॉलम बना लीजिए, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। 2 कॉलम बनाइए, एक में हिमालय की नदियां, 2 में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। एक में हिमालय की नदियां, 2 में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। है, सुनिए बता रहे हैं। लड़की लोग को क्लासरूम में नोट दे दीजिएगा। लड़का लोग को जो है ना, प्रत्येक क्लासरूम के गेट पर एक स्टाफ खड़ा कर दीजिए, ठीक है? प्रत्येक क्लासरूम के गेट पर एक स्टाफ खड़ा कर दीजिए, नोट लेके रहेगा और दे देगा सबको। समझ गए? और ऑनलाइन वाले ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का नोट जो है अपलोड कर दिया गया, आप अपना निकाल सकते हैं। 2 कॉलम बनाइएगा, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब हिमालय की नदियां में लिखिएगा, हिमालय की नदियां, ये नदियां बारहमासी होती है, ये नदियां बारहमासी होती है, ये नदियां बारहमासी होती है, क्योंकि इसको जल की प्राप्ति, ये नदियां बारहमासी होती है क्योंकि इसको जल की प्राप्ति, हिम यानी बर्फ और वर्षा दोनों से होता है, क्योंकि इसको जल की प्राप्ति हिम यानी बर्फ और वर्षा दोनों से होता है, हिम यानी बर्फ और वर्षा दोनों से होता है। अगला, हिमालय की नदियां में ही दूसरा पॉइंट, ये नदियां अपनी युवावस्था में है। हिमालय की नदियां में ही दूसरा पॉइंट, ये नदियां अपनी युवावस्था में है। बोल दिया ना जी? सबको करे कमान खड़ा कर दीजिए, थोड़ा देर में छोड़ देंगे, 5:15 बजे तक आगे बैच है। ये नदियां अपनी युवावस्था में है, ये नदियां अपनी युवावस्था में है, ये नदियां अपनी युवावस्था में है। हिमालय की नदियां में अगला पॉइंट, ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालय की नदियां में ही अगला पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मिलकर करती है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा है, जिसका निर्माण, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की संयुक्त धारा मिलकर करती है, दोनों की संयुक्त धारा मिलकर करती है, दोनों की संयुक्त धारा मिलकर करती है। आगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में लिखिएगा, ये नदियां मौसमी है, ये नदियां मौसमी है, ये नदियां मौसमी है, ये नदियां मौसमी है, फुल स्टॉप। मौसमी है, फुल स्टॉप। क्योंकि इसको जल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ वर्षा से होती है, क्योंकि इसको जल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ वर्षा से होती है, क्योंकि इसको जल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ वर्षा से होती है, क्योंकि इसको जल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ वर्षा से होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अपवाद स्वरूप कावेरी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अपवाद स्वरूप कावेरी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अपवाद स्वरूप कावेरी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अपवाद स्वरूप कावेरी, अपवाद स्वरूप कावेरी बारहमासी नदी है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अपवाद स्वरूप कावेरी बारहमासी नदी है, बारहमासी नदी है।
बारहमासी नदी है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, कावेरी बारहमासी नदियां हैं। अगला पॉइंट, यह नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में है, 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 प्रौढ़ावस्था में है, यह नदियां क्या प्रौढ़ावस्था लिखेंगे, मार 50 ठीक है कर देंगे, ग्रेजुएशन कैसे हो गया जी, प्रौढ़ावस्था लिखेंगे हम। ये नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में, ये नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में है। आगे लिखिएगा, प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां, अगला पॉइंट, प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां, प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां, प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां, प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, वो डेल्टा का निर्माण करती 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 है, जैसे गोदावरी नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा, कावेरी नदी डेल्टा, जैसे गोदावरी नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा, कावेरी नदी डेल्टा, जैसे गोदावरी नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा, कावेरी नदी डेल्टा, कावेरी नदी डेल्टा, फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां, प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां, प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां, प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, वह एस्चुअरी का निर्माण करती है, वह एस्चुअरी का निर्माण करती है, वह एस्चुअरी का निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। नदियों का मुंह जो सालों भर खुला होता है, नदी का मुख जो सालों भर खुला होता है उसी को एस्चुअरी कहा जाता है। आगे नदी पढ़ाएंगे तो और विस्तार पूर्वक जाएंगे। जैसे नर्मदा और ताप्ती, जैसे नर्मदा और ताप्ती, जैसे नर्मदा और ताप्ती, जैसे नर्मदा और ताप्ती। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, है पढ़िए ना। किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता है? कितने राज्य? 4। यहां पे गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, देखिए आपको भारत के भीतर एक संवैधानिक संस्था है, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नामक संस्था के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 देता है। अनुच्छेद 324 कहता है भारत का एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ है, 25 जनवरी 1950 को हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य काम क्या है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य काम है चुनाव करवाना। यह किसका किसका चुनाव करवाता है? तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। और चुनाव में मतदाता लोग भाग लेते हैं। इसी वजह से इसका जो स्थापना दिवस है 25 जनवरी को, मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि मतदाता जो है चुनाव में भाग ले, मतदाता चुनाव में भाग ले, इसी को लेकर के 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया जाता है। जब देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था तो उस समय भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 14, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देता है, इसके लिए कुछ शर्त होता है। क्या शर्त होता है? इस शर्त को हमें समझना है। समझिए आप यहां पर राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का शर्त और राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने का शर्त।
पहला पहला कंडीशन यह है कि अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्य में, कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी बन जाता है, राज्य स्तरीय पार्टी बन जाता है, अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी बन जाता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अब कहिएगा राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का क्या शर्त है, आगे बताएंगे, अभी ही बताएंगे, तुरंत बताएंगे। एक तो ये कंडीशन है, अगर इसको कर दिया तो मिल सकता है, या दूसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई पार्टी लोकसभा की कुल सीट का 3% सीट प्राप्त करता है, अगर कोई पार्टी लोकसभा के कुल सीट का 2%, सॉरी 2%, 3 नहीं 2%, सॉरी, अगर कोई पार्टी लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट प्राप्त करता है और यह 2% सीट एक राज्य से नहीं बल्कि कम से कम 3 राज्य से होना चाहिए, कम से कम 3 राज्य से होना चाहिए। अगर कोई पार्टी लोकसभा की कुल सीट का 2% सीट प्राप्त करता है और यह सीट कम से कम 3 राज्य से हो, तब भी उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। मतलब लोकसभा में टोटल सीट है 543, 543 का 2% निकालिएगा तो 11 सीट आएगा। भारत की कोई भी पार्टी लोकसभा में 543 सीट में से 11 गो सीट जीतता है, लेकिन ये 11 गो सीट 3 अलग अलग राज्य से होना चाहिए। मतलब 4 गो बिहार से है, 4 गो झारखंड से है, 3 गो बंगाल से है। अगर ऐसा है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई पार्टी 2% सीट से अधिक या 2% सीट प्राप्त करता है, वो एक ही राज्य से प्राप्त करता है, तो उसको नहीं दिया जा सकता। जैसे नीतीश कुमार, जदयू है, जदयू को लोकसभा में 16 गो सीट है, लेकिन 16 सीट बिहार में है, इसी वजह से जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? नहीं दिया गया, नहीं दिया गया है। तो 2% सीट कम से कम, लेकिन कम से कम 3 राज्य से, कितना राज्य से, तभी दिया जा सकता है। दूसरा कंडीशन ये है, या तीसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, गौर कीजिएगा, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और कम से कम 4 लोकसभा सीट भी जीतता है, 4 लोकसभा सीट भी जीतता है। अगर कोई पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% और साथ ही साथ 4 लोकसभा सीट जीतता है, तब भी किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। मूल तौर पर यही 3 शर्त है। और देखिए, या लगा हुआ है, या लगा हुआ है, मतलब सब में से कोई। अब आपको यहां पे ये नहीं समझना कि सब कंडीशन ना, इस सब में से कोई भी एक, इस सब में से कोई भी एक। बात समझ में आया? तो ये है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का शर्त। अब राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने का क्या शर्त है? तो राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने का शर्त यह है कि अगर कोई पार्टी विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा का चुनाव राज्य में होता है, अगर कोई पार्टी, किसी राज्य की कोई पार्टी, अगर किसी राज्य की कोई पार्टी उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है और प्लस 2 गो विधानसभा सीट जीतता है, जैसे पप्पू यादव की पार्टी जाप है, जाप अगर मान लिया जाए बिहार के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल किया और 2 गो विधानसभा सीट जीत गया, तो उसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो पहला कंडीशन यह है, अगर कोई राज्य की पार्टी राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% और 2 विधानसभा सीट जीतता है तो उसको दिया जा सकता है। या दूसरा कंडीशन है, अगर कोई पार्टी लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है और 1 लोकसभा सीट जीतता है, कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है और 1 लोकसभा जीतता है, तब भी दिया जा सकता है। या तीसरा कंडीशन है, अगर कोई पार्टी विधानसभा के कुल सीट का 3% या 3 सीट, अगर कोई पार्टी विधानसभा की कुल सीट का 3% या 3 सीट, दोनों में से जो ज्यादा हो उसको प्राप्त करता है, तब उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। यह किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिए जाने का शर्त है। शॉर्ट भाषा में लिखे हैं VS विधानसभा, LS लोकसभा। समझ गए? इस चीज को समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। तो
लिखिएगा, बड़ी क्रूर आदमी है हम। जब तक लड़की लोग बेहोश नहीं हो जाती है, गिर नहीं जाती है, तब तक जाने नहीं देते हैं उसको यहाँ से। एकदम बेहोश होके लोट-पोट होके गिर जाती है तब जाने देते हैं। जब तक होश है तब तक पढ़ने के लिए बोलते हैं। लिखिए, भारत के भीतर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, भारत के भीतर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, भारत के भीतर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या राज्यस्तरीय पार्टी का दर्जा, या राज्यस्तरीय पार्टी का दर्जा, भारत के भीतर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या राज्यस्तरीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। अब दूगो कॉलम बनाइए, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्त, राज्यस्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्त। दूगो कॉलम बनाइए, राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त करने की शर्त और राज्यस्तरीय दल की दर्जा प्राप्त करने की शर्त। राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त करने की शर्त और राज्यस्तरीय दल की दर्जा प्राप्त करने की शर्त। राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त करने की शर्त और राज्यस्तरीय दल की दर्जा प्राप्त करने की शर्त। हेडिंग मार लिए। अब राष्ट्रीय दल वाला में लिखिएगा, 1 नंबर में, अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में, अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में, अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में, अरे वहां पे वो परमानेंट स्विच लगाइएगा ना जी। भाई महाराज क्या किया है, वहां पे वो जो निकल जा रहा है उसको पलक नहीं लगा सकते हैं, पैसा नहीं है इतना मैनेजमेंट के पास। हाँ बकलोल लड़का सब। अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्यस्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करता है, अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्यस्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करता है, अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्यस्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करता है, अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्यस्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करता है, या दूसरा नंबर में, या दूसरा नंबर में, या दूसरा नंबर में, या दूसरा नंबर में लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट जीतता है, या लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट जीतता है, या दूसरा नंबर में लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट जीतता है, लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट जीतता है, लेकिन यह सीट कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से होने चाहिए। लेकिन यह सीट कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से होने चाहिए। लेकिन यह सीट कम से कम 3 अलग राज्यों से होने चाहिए। लेकिन यह सीट कम से कम 3 अलग राज्यों से होने चाहिए। लेकिन यह सीट कम से कम 3 अलग राज्यों से होने चाहिए। या तीसरा नंबर में, या तीसरा नंबर में, या तीसरा नंबर में लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6%, कुल पड़े वैध मतों का 6%, कुल पड़े वैध मतों का 6%, कुल पड़े वैध मतों का 6% तथा 4 लोकसभा सीट जीते। कुल पड़े वैध मतों का 6%, कुल पड़े वैध मतों का 6% तथा 4 लोकसभा सीट जीते, तथा 4 लोकसभा सीट जीते, तथा 4 लोकसभा सीट जीते। अब राज्यस्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्तों में लिखना है। पहला नंबर, हेडिंग तो मार लिए थे ना, पहला नंबर 1 नंबर में, अगर कोई पार्टी विधानसभा के चुनाव में, अगर कोई पार्टी विधानसभा के चुनाव में, अगर कोई पार्टी विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है, कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है, तथा कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है, तथा 2 विधानसभा सीट जीतता 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 है। या 2 नंबर में, या 2 नंबर में अगर कोई पार्टी किसी राज्य में, अगर कोई पार्टी किसी राज्य में, अगर कोई पार्टी किसी राज्य में, अगर कोई पार्टी किसी राज्य में लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का
लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का, लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है तथा एक लोकसभा सीट जीतता है। 6% हासिल करता है तथा एक लोकसभा सीट जीतता है। 6% हासिल करता है तथा एक लोकसभा सीट जीतता है। या 3 नंबर में, 3 नंबर में अगर कोई पार्टी किसी राज्य में, अगर कोई पार्टी किसी राज्य में विधानसभा के कुल सीट का 3%, विधानसभा के कुल सीट का 3% या 3 सीट, विधानसभा के कुल सीट का 3%, विधानसभा के कुल सीट का 3% या 3 सीट, कॉस्ट में जो भी ज्यादा हो, कॉस्ट में जो भी ज्यादा हो, कॉस्ट में जो भी ज्यादा हो, जो भी ज्यादा हो, कॉस्ट में जो भी ज्यादा हो, प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, कॉस्ट बंद और प्राप्त करता है। चलिए चलिए, है बोलिए, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा? हिमालय की नदियां और हिमालय की नदियां 12मासी है। क्यों? क्योंकि उसको जल की प्राप्ति हिम और वर्षा दोनों। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी है। क्यों? क्योंकि उसको जल की प्राप्ति। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन ऐसी नदियां हैं जो 12मासी है? कौन है? अच्छा, इसके बाद बताइएगा। है देखिए, काहे ऐसे कर रहे हैं? छुट्टी दे दिया। बैठिए, आगे सुनिए। हिमालय की नदियां अपनी किस अवस्था में है? युवा। हिमालय की नदियां कौन अवस्था में? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, हिमालय की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण कौन सी 2 नदियों की संयुक्त धारा? गंगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में जानकारी भारतीय संविधान के कौन भाग से, कौन अनुच्छेद से? कौन अनुच्छेद? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ है? 25 जनवरी 1900। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका किसका चुनाव करवाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका किसका चुनाव करवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव कौन करवाता है? किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? पहली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 14। कितना? वर्तमान में 8। वर्तमान में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का पहला शर्त क्या है? दूसरा शर्त, तीसरा शर्त, राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने का पहला शर्त, दूसरा शर्त, तीसरा शर्त। बात समझ में आया? आज की सभा यही समाप्त होती है। सोमवार को आपका क्लास है। आपका क्लास मंगलवार, बृहस्पतिवार और एडमिशन सोमवार तक ही होगा। मंगलवार से आइएगा तो बिना एडमिशन का नहीं हो पाएगा। आप भीड़ देख रहे हैं, समझ गए? तो डेमो 2 दिन हो गया, डेमो खत्म है। अब आगे आप एडमिशन लेकर के ही क्लास आएंगे। धन्यवाद।